एक्सक्यूज मी सर। यस। सर, जो हमारा ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में जो दो मॉडल्स हैं, उनमें से एक है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। सर, इसमें मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, क्या मैं अभी पूछ सकता हूँ? हाँ, कंफ्यूजन किस चीज़ की आपको बताऊं? सर, इसमें आपने जो बताया था वो था ये कि लिपिड लेयर इज एम्बेडेड बाय प्रोटीन लेयर। तो सर, इसके रिगार्डिंग एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था, तो सर उसमें अ, ये क्वेश्चन था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट्स ऑफ डैश, और उसमें दो ऑप्शन ये थे कि फॉस्फोलिपिड्स एम्बेडेड इन अ प्रोटीन लेयर और प्रोटीन एम्बेडेड इन अ फॉस्फोलिपिड बायलेयर। तो सर, ऑप्शन बी सही होगा या फिर ऑप्शन सी, तो प्रोटीन इज एम्बेडेड बिटवीन। फॉस्फोलिपिड बायलेयर, ये वाला? यस। ओके सर। सर, यस। जो एनसीईआरटी के हिसाब से 7 और 15 चैप्टर उन्होंने कटवा दिए, तो वो सर आप कराओगे? बिल्कुल कराऊंगा जी, बिल्कुल कराऊंगा। टेंशन मत लो आप लोग। अब यहाँ पे हम लोग हम ये लोग यहाँ पे इसलिए नहीं है कि सिर्फ मतलब जो एनसीईआरटी बोले हम वही करें। हम आपको ना एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताएंगे, ताकि इन फ्यूचर अगर आप मेडिकल लेते हो 11th क्लास में, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। अगर यस सर। ये जो चैप्टर कटे हुए हैं ये कराएंगे लास्ट में, बिल्कुल। ठीक है, ताकि पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो और बाकी चीज़ें भी डिस्टर्ब ना हो। ओके। यस सर। ओके। तो यस। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स सर स्टार्ट। अभी आपने क्लास शुरू कर दी? हाँ, स्टार्ट हो गई बेटा, 6:30 बज गए ना। ओके, स्टार्ट करें। देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया था प्रीवियस क्लास में, तो आज हम चैप्टर खत्म करेंगे जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी। देखो ध्यान से सुनना, आज हम ये चैप्टर खत्म करके रहेंगे किसी भी हालत में। ठीक है। तो आपके पास लास्ट में मैं 10 मिनट दूंगा आपको क्वेश्चन इंक्वायरी करने के लिए। ठीक है, उसमें इंक्वायरी करना। अगर टॉपिक के बीच में आपको कुछ समझ में ना आए तो मुझसे हैंड टू हैंड आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है। और जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं उनके लिए मैं इस चैप्टर के लिए एक क्लास और लगाऊंगा, जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी। तो पूरे चैप्टर के जो डीपीपी होगी और जो क्वेश्चन आपसे जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा आपको, या कुछ भी ऐसा है चैप्टर के अंदर जो आपको मतलब लग रहा है कि यार ये पार्ट मेरा कमजोर हो गया है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है या मुझसे हो नहीं रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में पूरे 1.5 घंटे के अंदर हम यही चीज करने वाले हैं। ठीक है। समझ में आ गया मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको? यस यस सर। सर। ओके, तो लेट्स यस स्टार्ट। सर। तो हम करते हैं गोल्गी एपरेटस। ठीक है, गोल्गी अपरेटस। ठीक है, कुछ लोगों को पता होगा गोल्गी अपरेटस का काम क्या होता है या फंक्शन क्या होता है। ठीक है, पता है नहीं पता है? सर आपकी आवाज कम आ रही है सर, थोड़ी। पता है। यस सर। आवाज कम आ रही है मेरी या ठीक आ रही है? नहीं थोड़ी सर, कम आवाज तो सर। ठीक है। सर योर बेटा वॉइस अपना इज क्लियर। वॉल्यूम इंक्रीज कर लो अपना, या फिर लीड लगा लो आप। ठीक है। तो जो गोल्गी अपरेटस है वो डिस्कवर किसने किया है, किसी को पता है? यस सर, डिस्कवर कैमाइलो बाय, गोल्गी। बिल्कुल, कैमाइलो गोल्गा। डिस्कवर बाय कैमेलो गोल्गी। ठीक है, गोल्गी। इसने डिस्कवर किया है ये। ठीक है। देखो सिंपल है, देखो हमें ना सबसे पहले ना बेसिक चीजें सीखनी होती है भाई। गोल्गी एपरेटस का काम क्या होता है, सिंपल फंक्शन अगर आपको याद है ना, कोई मतलब और भी चीज याद ना रहे तब भी चल जाएगा, लेकिन उसका फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि भाई गोल्गी एपरेटस का काम क्या होता है एक्चुअली में। ठीक है। तो उसके बारे में ध्यान से सुनना और समझना। ठीक है। तो जो गोल्गी एपरेटस है उसका मैं कुछ डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, वो जल्दी से आप लोग नोट करेंगे। डायग्राम कुछ इस टाइप से बना लेंगे इसको। ठीक है, सिंपल वे में बनाते हैं डायग्राम, बिल्कुल, ताकि समझ में भी आए और दिक्कत भी कुछ ना हो हमें। ठीक है, ये हमारा गोल्गी एपरेटस हो गया। ठीक है, यहाँ पे वेसिकल्स प्रेजेंट है, ये कुछ न्यू फॉर्म वेसिकल्स होंगी यहाँ पे, ये न्यू फॉर्म वेसिकल्स होंगी। ठीक है, और ये यहाँ से
डिस्पैच हो चुकी है वेसिकल्स जो न्यू फॉर्म हुई है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसके अंदर गोल्गी एपरेटस के अंदर दो फेज होते हैं, ठीक है, दो फेज होते हैं। पहला होता है सिस फेज, दूसरा फेज होता है ट्रांस फेज। देखो कैसे पता चलेगा कि भाई सिस फेज कौन सा है और ट्रांस फेज कौन सा है, ठीक है। जो न्यूक्लियस के जस्ट जस्ट अपोजिट वाला फेज होगा, ठीक है, जैसे ये न्यूक्लियस है हमारा, ये न्यूक्लियस है हमारा, ठीक है। न्यूक्लियस के जस्ट अपोजिट वाला जो फेज होगा, ठीक है, ये वाला जो फेज होगा, इस वाले फेज को हम बोलेंगे सिस फेज, ठीक है। इसका मतलब है मैं इसको बोल सकता हूं कौन सा फेज है, ये है सिस फेज, सिस फेज, ठीक है। सिस फेज कौन सा फेज होता है, जो रिसीव करता है, ठीक है। सिस फेज कौन से वाला फेज होता है, जो रिसीव करता है, कुछ भी रिसीव करे, हमें उससे मतलब नहीं है अभी, सिर्फ इतना समझना है सिस फेज कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के जस्ट अपोजिट। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, उसके अपोजिट वाला फेज कौन सा हो गया, सिस फेज हो गया। तो सिस फेज कौन सा फेज होता है, रिसीविंग 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 साइड ऑफ गोल्गी अपरेटस, ठीक है। रिसीविंग साइड वाला फेज हो गया हमारा सिस फेज, ठीक है। ये जो साइड में वेसिकल्स नजर आ रही है, इनको बोलते हैं हम ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, वेसिकल्स, ठीक है। ये है ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, ठीक है। और जो ये वाली वेसिकल्स है, इनको बोलेंगे न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल्स, ठीक है, न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल्स, ठीक है। ये न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल्स है। और जो ये नीचे वाली वेसिकल्स दिखाई दे रही है आपको, इनको बोलते हैं सिक्रेटरी, सिक्रेटरी वेसिकल्स, ठीक है। देखो है ना, ये चीज समझ में आया, इतना समझ में आया। इसके बाद जब मैंने बोला आपको कि भाई दो फेज होते हैं, एक फेज है सिस फेज, सिस फेज उसको बोला है जो न्यूक्लियस के जस्ट अपोजिट हो, और ट्रांस फेज उसको बोलेंगे जो न्यूक्लियस के अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस हो, न्यूक्लियस से थोड़ा दूर हो। तो यहाँ पे जो फेज होगा, यहाँ पे जो फेज होगा उसको हम बोलेंगे ट्रांस फेज, ट्रांस फेज, ठीक है। ये दो फेज हो गए, पहला है सिस फेज और दूसरा है ट्रांस फेज, ठीक है। इसका मतलब है अगर मैंने इसको सिस फेज लिया तो इसके अपोजिट वाला फेज कौन सा होगा, ये होगा ट्रांस फेज, ये है ट्रांस फेज, ठीक है। समझ में आया। ट्रांस फेज का जो, जैसे सिस फेज का जो काम होता है, वो काम होता है रिसीविंग, कुछ ना कुछ वो लेगा, ठीक है, रिसीविंग साइड ऑफ द गोल्गी एपरेटस, ठीक है। और ट्रांस फेज का काम क्या होगा, शिपिंग साइड ऑफ द गोल्गी एपरेटस, ये है शिपिंग, शिपिंग साइड ऑफ गोल्गी अपरेटस, ये है शिपिंग साइड ऑफ द गोल्गी अपरेटस, वो है रिसीविंग साइड ऑफ द गोल्गी अपरेटस, ठीक है। और आपको देखो ये ना बीच में एक खाली जगह नजर आ रही होगी, देखो ये तो चलो ट्रांस हो गया, ये सिस हो गया, ये ट्रांस हो गया, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, ये जो मैंने बना रखे है, ये इनको बोलते हैं सिस्टर्ने, क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने, ठीक है। और सिस्टर्ने के अंदर जो एक खाली जगह पे आपको दिखाई दे रहा है, ये जो खाली जगह है, इनको हम बोलते हैं ल्यूमन। ल्यूमन कुछ नहीं होता, एक खाली एक होलो स्पेस को हम ल्यूमन बोलते हैं, ठीक है। ल्यूमन कहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं है ल्यूमन सिर्फ यहीं पे ही होगा, ठीक है। मतलब जैसे ये मान लेते हैं, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। जैसे ये ब्लड वेसल्स है हमारी, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स है, मैंने मान लिया, ठीक है, ये हमारी ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, ठीक है। ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। ये ब्लड है हमारा, ठीक है। ब्लड कहाँ पे फ्लो हो रहा है भाई, जो अंदर का स्पेस है वो खाली स्पेस है, खाली स्पेस में तो ब्लड फ्लो हो रहा है ना। खाली स्पेस जो है ब्लड वेसल्स की, उसके अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, एक खाली एक होलो स्पेस में ब्लड फ्लो हो रहा है वो। तो इस खाली स्पेस को, इस होलो स्पेस को हम क्या बोल सकते हैं, ल्यूमन, ठीक है। ये है हमारा ल्यूमन। तो ल्यूमन ऐसे यहाँ पे भी है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ल्यूमन क्या होता है, एक होलो स्पेस बोलते हैं, या एक खाली जगह को हम क्या बोलेंगे, ल्यूमन बोलेंगे। इतना क्लियर है जितना मैंने अभी तक बताया है,
सर हम Yes, sir. ट्रांसपोर्ट वेसल और सेक्रेटरी वेसल में डिफरेंस कैसे पता चलेगा? अभी Yes, sir. बेटा अभी मैंने सिर्फ इतना पूछा, जितना मैंने बताया उतना क्लियर है। अभी मैंने फंक्शंस नहीं बताए। सर ट्रांसफेज में मुझे दिक्कत आती है, ट्रांसफेज समझ नहीं आ रहा। देखो ये वाला जो डायग्राम मैंने अपने बनाया था अभी, ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला, ये आपने देखा? यस सर, मतलब न्यूक्लियस के जस्ट नीचे ऐसे इसको। हाँ, न्यूक्लियस के जस्ट नीचे वाला जो फेज होगा उसको हम बोलेंगे सिस फेज, ठीक है। और न्यूक्लियस के जो अपोजिट वाला, मतलब जो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस से जो फेज होगा, मतलब अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस का मतलब हो गया, देखो ये वाला फेज, ये वाला फेज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस हो गया। अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ तो, अगर मैं यहाँ पे बना के दिखाना चाहूँ तो, चलो इससे दिखा देते हैं। ये रहा, सॉरी, ये रहा हमारा न्यूक्लियस। यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के जस्ट मतलब पीछे वाली साइड पे क्या है, सिस फेज है, और अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस हो गया ट्रांस फेज। अब समझ में आया? ये न्यूक्लियस हो गया हमारा, यस सर। ठीक है। यस सर। जितना मैंने बताया सिर्फ उतना समझ में आया, आगे मैं बताऊंगा तो आपकी जो दिक्कत है वो क्लियर हो जाएंगी। यस इतना सर, समझ समझ में आ गया। नोट कर लिया? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझाता हूँ मैं आपको। देखो सेकंड पॉइंट इसका, जो गोल्गी एपरेटस होता है उसको हम ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ठीक है। गोल्गी एपरेटस ऑल्सो नोन एज ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, ठीक है। भाई हमें इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन इतना जान लो अभी कि गोल्गी एपरेटर्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। जैसे भाई ट्रैफिक पुलिस का नाम लिया मैंने यहाँ पे, भाई ट्रैफिक पुलिस वाले का काम क्या होता है, आपके जो लाइसेंस वगैरह होते हैं बाइक के, कार के, उनको चेक करके आपको आगे जाने देता है ना, देता नहीं देता जाने, यस सर। है ना। Yes, ऐसे sir. यस सर। ऐसे ही गोल्गी एपरेटस का काम क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस न्यूक्लियस के अंदर बन रहा है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस न्यूक्लियस के अंदर बन रहा है, जैसे प्रोटीन हो गया या कुछ भी हो गया, ठीक है, ओके, तो वहां से जो सब्सटेंस बन के आते हैं वो जाते हैं सीधा गोल्गी एपरेटस में। तो गोल्गी एपरेटस से होते हुए निकलना पड़ता है। तो इसका मतलब हो गया गोल्गी एपरेटस क्या है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल हो गया, मैं बोल सकता हूँ ऐसे, ठीक है। Yes, sir. ओके, यस सर। तो अब मैं इसकी स्ट्रक्चर को देखता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी एपरेटस, ठीक है। अब मैं स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ, गोल्गी एपरेटस के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। देखो जो स्ट्रक्चर होता है वो कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, ठीक है, सही बात है। मैंने अभी वेसिकल्स की बात करी है, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स होती है, न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल्स होती है, एंड सिक्रेटरी वेसिकल्स होती है, ठीक है। तो वो मैंने वेसिकल्स के बारे में बताया। तो जो गोल्गी एपरेटस होता है वो कंसिस्ट करता है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, ठीक है। अभी इतना जान लिया। अब दूसरा पॉइंट इसका, जो गोल्गी एपरेटस होता है उसके अंदर क्या होता है, सिस्टर्ने प्रेजेंट होता है, सिस्टर्ने, ठीक है। मैंने अभी दिखाया था आपको सिस्टर्ने, ये रे सिस्टर्ने, देखो यहाँ पे लिखा सिस्टर्ने, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये है सिस्टर्ने हमारी, ठीक है। और क्या होते हैं इसके पास, और क्या होते हैं इसके पास, सिस फेज होता है एंड ट्रांस फेज होते हैं, ट्रांसफेस। ट्रांस फेज होते हैं, यस सर। ठीक है। मतलब टू फेज हमारे पास प्रेजेंट है, टू फेज होते हैं, एक होता है सिस फेज, एक होता है ट्रांस फेज, ठीक है। जो सिस्टर्ने हैं वो अरेंज रहते हैं पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। जैसे सिस्टर्ने अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अरेंज रहते हैं पैरेलली टू ईच अदर। कैसे पैरेलली, देखो ये सिस्टम ने, एक सिस्टम ने ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, तो ये आपस में पैरेलली अरेंज है ना, पैरेलली अरेंज दिखाई दे रहे होंगे आपको, ठीक है।
और यस देखो सर। एक के सर ये ऊपर हम ल्यूमन में भी तो कह सकते हैं, ल्यूमन भी एक दूसरे से पैरेलल और बेटा अटैच होते हैं। ल्यूमन तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक होलो स्पेस को हम ल्यूमन बोल रहे हैं। तो ल्यूमन की मतलब ल्यूमन को लेके अगर मैं बोलूँ पैरेलली होगा तो ये बात ठीक नहीं रहता, क्योंकि ल्यूमन तो कहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन सिस्टर्न कहाँ पे होता है, सिर्फ गोल्गी एपरेटस में होता है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ठीक है, कि भाई जो सिस्टर्न होते हैं वो पैरेलली अरेंज होता है। मेन पार्ट क्या है, सिस्टर्न में है, ल्यूमन उसके अंदर वाला पार्ट है, तो मैं उसके बाहर वाले पार्ट से तो जाने जाते हैं ना, ठीक है। देखो ये जो है एक दूसरे के पैरेलल है। और आपको पता है जैसे कोइन होता है, जैसे ये एक कोइन है, दूसरा एक और कोइन ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, ठीक है। ये पैरेलली अरेंज तो है कोइन, साथ में क्या है, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर भी है ना। स्टैक लाइक स्ट्रक्चर समझते हो ना, यस सर। है ना। यस एक सर। एक के ऊपर जो स्ट्रक्चर होती है उसको स्टैक लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो जो सिस्टर्ने होते हैं, सिस्टर्ने अरेंज्ड इन स्टैक्स कोल्ड सिस्टर्न, सिस्टर्न्स, ठीक है। तो जो सर स्टैक लाइक समझ नहीं आया। स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होता है एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। आपने क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर देखी है, मैंने बताया आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में। यस सर, यस बता सर, दो पढ़ा है। थाइलम काइट सर ग्रैनम। हेलो, देखो हेलोकॉइड ये गैनम। जैसे ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या, ग्रैनम प्रेजेंट होते हैं, ये रे ग्रैनम। तो ग्रैनम क्या है, एक के ऊपर एक प्रेजेंट है ना। यस सर। सिंगल वाले को हम बोलते हैं थाइलाकोइड, हेलोकॉइड। बोलते थे नहीं बोलते थे, यस सर। ठीक है। और पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते थे, ये बोलते थे हम ग्रैनम, ग्रैनम। ग्रैनम, ठीक है। और इसकी जो ग्रैनी। ग्रैनम की जो स्ट्रक्चर थी वो कैसी थी, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर थी, ठीक है। मतलब एक के ऊपर एक प्रेजेंट है, जैसे कोइन होते हैं ना, कोइन के हम एक मतलब एक बंचेस बना लेते हैं, उस टाइप का है ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है सर इसके अंदर लेकिन जो गोल्गी, सिस्टर्न है इनमें तो गैप है, जो हमने डायग्राम बनाया है उसके हिसाब से। बेटा मैंने समझाने के लिए बनाया, इतना गैप नहीं होता है, ठीक है। मतलब अब देखो यार, ये बात सुनो कि जैसे जो थाइलाकोइड होता है, इसको हम सिंगल को थाइलाकोइड बोल रहे हैं, ठीक है। ये यस सर। आपस में सिर्फ अटैच्ड है तो डिफरेंट स्ट्रक्चर ना। ऐसे ही यहाँ पे यस सर। सिर्फ आपस में ये अटैच्ड है, लेकिन है तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर ना, ठीक है। यस सर। यस। ओके। यस सर। और इसके बाद है इन एनिमल सेल की बात करते हैं। इन एनिमल सेल तो ये सब प्लांट सेल का चल रहा था, प्लांट सेल का। मैं बता रहा हूँ, अभी दोनों चीज़ें मैं बताऊंगा, एनिमल के बारे में बताऊंगा और प्लांट के बारे में बताऊंगा। इन एनिमल सेल्स गोल्गी apparatus प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। तो जो एनिमल सेल होती है, ठीक है, जैसे ह्यूमन की सेल हो गई या कोई भी एनिमल की सेल हो गई, जो गोल्गी एपरेटस होता है वो प्रेजेंट रहता है, मतलब लोकेशन जो है उसकी नियर द न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं, इन प्लांट सेल जो गोल्गी एपरेटस है, ठीक है, प्रेजेंट फ्रीली, फ्रीली, ठीक है। जो गोल्गी एपरेटस है प्लांट सेल के अंदर, वो चीज़ प्रेजेंट रहती है फ्रीली। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस के पास है, लेकिन न्यूक्लियस के पास वाला फेज जो होगा उसे हम सिस ही बोलेंगे, और न्यूक्लियस से दूर वाला फेज जो होगा उसे हम ट्रांस बोलेंगे, ठीक है। ये चीज़ कंफर्म है, ओके। एंड प्लांट सेल के अंदर लिखना एंड सर सिसिली और ये क्या था? सिस्टम्स, मतलब एक पूरे देखो देखो, सिंगल को हम थाइलाकोइड बोल रहे हैं और पूरे को हम बोल रहे हैं ग्रैनम, ठीक है। ऐसे ही है, ठीक है। एक एक को हम सिस्टर्ने बोलते हैं और स्टैक लाइक स्ट्रक्चर को हम सिस्टर्न्स बोलते हैं, ओके। ओके सर। ओके। तो गोल्गी apparatus present freely and these freely Golgi apparatus called
डिक्टायोसोम्स, ठीक है, जो जितने भी ये फ्रीली प्रेजेंट है प्लांट सेल के अंदर, ठीक है, उनको सबको मिला के हम डिक्टायोसोम्स बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, एक वर्ड है सिर्फ आप लोगों के लिए कि ऐसे भी बोल सकते हैं इनको, ठीक है। इतना समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, देखो यस सर। फंक्शन, फंक्शन ध्यान से सुनना क्योंकि फंक्शन ही मेन होते हैं। तो फंक्शंस देखते हैं, फंक्शंस ऑफ गोल्गी अपरेटस। देखो इसका काम क्या होता है, ठीक है। देखो फंक्शन समझाने से पहले मैं इसको एक बहुत अच्छी तरीके से एक डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने बोला कि ये सेल, जैसे ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल हो गई, ठीक है, ये हो थोड़ा लास्ट में आगे गड़बड़ा गया, तो नहीं चल जाएगा, तो चल जाएगा ना इतना। यस सर। ये देखो यस सर। ये सेंटर पे न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये है न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट है गोल्गी एपेटस, मान लेते हैं ये रहा गोल्गी एपेटस हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है, इसको हम बोल देते हैं गोल्गी एपेटस, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियस के अंदर आपको पता राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसे एक्टिविटी रहती है कि जिससे कुछ ना कुछ बनता रहता है, प्रोटीन्स बनती रहती है, जहाँ पे राइबोसोम होगा वहाँ पे प्रोटीन तो बनेगा बनेगा, है ना। तो होता क्या है, जैसे अभी मैंने फेज नहीं बताया आपको, देखो न्यूक्लियस के पास वाला फेज इसको बोलेंगे हम सिस फेज, ये हो गया हमारा सिस फेज। और ये वाला फेज जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अपोजिट वाला फेज हो गया, ऐसे भी समझ सकते हो। जैसे मान लूँ मैं, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास वाला जो फेज होगा गोल्गी एपरेटस के अंदर, उसको हम बोलेंगे ट्रांसफेज। ये हमारा क्या है, ये है ट्रांसफेज, ट्रांसफेज, ठीक है। अब समझ में आएगा सिस फेज कौन सा होता है, ट्रांसफेज कौन सा होता है। जो यस सर। यस सर। न्यूक्लियस के पास वाला फेज होगा उसको हम सर सिस, न्यूक्लियस के पास वाला सिस फेज और दूर वाला ट्रांस फेज। हाँ, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास वाला फेज होगा उसको हम ट्रांसफेज बोल सकते हैं। देखो न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है कुछ ना कुछ बनता रहता है, जैसे इसमें राइबोसोम्स वगैरह सब कुछ प्रेजेंट रहता है, तो इसका मतलब है अंदर अंदर जो है वो प्रोटीन की फॉर्मेशन हो सकती है। मान लेता हूँ जैसे ये प्रोटीन की फॉर्मेशन हो गई है, ये प्रोटीन की फॉर्मेशन हो गई है, ये प्रोटीन बाहर निकलेगा, ठीक है, बाहर निकल गया। बाहर मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं जहाँ से आना और जाना होता है सब्सटेंसों का, ठीक है, समझ में आया इतना। यस सर। ठीक है, जैसे ये प्रोटीन है ये बाहर निकल आई है थ्रू द न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर निकल आई है, ये रही न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर निकल आई है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो प्रोटीन है ये एंटर करेगा कहाँ पे, गोल्गी अपरेटस के अंदर, ठीक है, गोल्गी अपरेटस के अंदर एंटर करेगा। और यहाँ पे कुछ एक्टिविटी होती है गोल्गी अपरेटस के अंदर, ठीक है, वो चीज़ कंप्लीट होने के बाद ये जो निकल के आएगा ये वेसिकल्स की फॉर्म में कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा अंदर की साइड। जो प्रोटीन हमने अंदर भेजी है तो उसकी पैकेजिंग होगी, उसकी मॉडिफिकेशन होगी, ठीक है, सिंपल जो चीज़ें हैं वो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है स्टोरेज करवाने का, मॉडिफिकेशन करवाने का, पैकेजिंग करने का, ठीक है। जैसे प्रोटीन को भेजा, ये पैक होकर बाहर निकल गया, ठीक है, बाहर निकला, टूट के बाहर निकला, तो ये सिक्रीटरी हो गया, इसको हम सिक्रीटरी बोल सकते हैं क्योंकि सिक्रीट हुआ है अभी के अभी गोल्गी एपरेटस से कुछ, ठीक है, और कुछ गया है अंदर इनिशियल फेज में, तो इनको बोल देंगे ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स बोल देंगे, ठीक है, ठीक है। और न्यू अब कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हो रही है, मान लो कि यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो रही है इसी प्रोटीन की, तो हम बोल सकते हैं कि न्यूली न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल से, भाई जो नई बनने जा रही है, जैसे हमने प्रोटीन डाला, ठीक है, प्रोटीन आया ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के थ्रू अंदर एंटर करा गोल्गी एपरेटस के, वहाँ पे जाके गोल्गी एपरेटस में जाके
अब इसकी नई पैकेज हो रहा है, इसका नई मॉडिफिकेशन हो रहा है, सिंपल चीज़ें कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो रही है और इसको पैक करके यहाँ से डीअटैच होके सिक्रीटरी वेसिकल्स का नाम पड़ जाता है। ये बात एक ही है, एक ही चीज़ चल रहा है। क्या ये समझ में आ गया है? यस सर। सर सर यस सर सर। एक बार सर न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल समझा दो सर, न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल। देखो बेटा, मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, जैसे आप एज्यूम करो कि गोल्गी एपरेटस आप देख पा रहे हो और न्यूक्लियस भी देख पा रहे हो और साइड में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब एज्यूम करो कि न्यूक्लियस से प्रोटीन निकल के बाहर आई, थ्रू द वेसिकल्स के फॉर्म में बाहर आएगी। ऐसे तो बाहर नहीं निकलेगी, है ना, किसी ना किसी फॉर्म में आएगी बाहर, वैक्यूल्स के फॉर्म में, वेसिकल्स की फॉर्म में वो बाहर निकल गया प्रोटीन। अब उस प्रोटीन का काम क्या होगा? अगर मान लो उस प्रोटीन को जाना है बहुत दूर, बहुत दूर का मतलब है कि मान लेते हैं जैसे ये जो प्रोटीन बाहर निकला है यहाँ पे, है ना, एज्यूम कर लेते हैं ऐसा ताकि समझ में बहुत अच्छी तरह आ जाए। मान लेते हैं जो ये प्रोटीन बाहर निकला है, इसको ना इस सेल में कुछ काम नहीं है, इस प्रोटीन का इस सेल के अंदर कुछ काम नहीं है, इसको जाना है बहुत दूर। बहुत दूर का मतलब है किसी भी ऑर्गन में जाना है, किसी भी ऑर्गन। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लेते हैं जो ये सेल बनाई है मैंने, ये सेल प्रेजेंट है कहाँ पे? लीवर वाली सेल है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, ये लीवर की सेल है मान लेते हैं, ठीक है। और इसको जाना है मान लेते हैं कि इसको जाना है हार्ट की सेल के पास जाना है, ठीक है, हार्ट की सेल के पास जाना है, ठीक है। ये लीवर की सेल है, इसको जाना है हार्ट की सेल, या हार्ट नहीं लेके कोई भी स्टोमक की सेल बोल दो, है ना, कुछ भी बोल दो, स्टोमक की सेल बोल दो, ये कुछ भी बोल दो आप, ठीक है, ये आपके ऊपर बात है, ठीक है। तो अब ये मान लो कि इसके अंदर तो ये काम नहीं है, तो इसको जाना है दूर, लीवर से हटके कहीं और दूर जाना है, ठीक है। तो यार देखो, प्रोटीन आया है, बाहर निकल गया, अब प्रोटीन ऐसे तो जाएगा नहीं, बाहर निकल गया चलो इसे भेज देते हैं बाहर के साइड, नहीं, प्रोटीन ऐसे नहीं जाता, ठीक है। प्रोटीन की पैकेजिंग होती है, ठीक है, सर जैसे इसकी पार्सल की पैकेजिंग, पैकेजिंग होती है। हाँ बिल्कुल 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 भाई, आप कहीं भी कोरियर भेजते हो तो उसमें पैकेजिंग करके भेजते हो ना, ये ऐसे सामान दिया और छोड़े आए वहाँ पे, नहीं होता ना ऐसे, तो उसकी यस सर, पैकेजिंग होती जिससे है, टूटे ना। मॉडिफिकेशन होती है, जिससे टूट, हाँ बिल्कुल सही बात है, आप समझ सकते हो ऐसे भी, ठीक है। तो उनकी पैकेजिंग करता कौन है यार? ये गोल्गी एपरेटस ही तो है जो पैकेजिंग करता है, यस ठीक है। सर। तो उसे, ठीक है, समझ गए ना अब? मतलब सर Yes, sir. प्रोटीन्स को जो सेक्रेटरी वेसिकल्स की फॉर्म में भेजते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, पैकेजिंग करके अच्छी तरह मॉडिफिकेशन करके जिस फॉर्म में वो यूज होगा आगे जाके उस फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे वहां भेज दिया जाता है, ठीक है, समझ में आ ओके गया? सर। और यस सर सर, न्यूली समझ आ फॉर्म्ड गया सर। वेसिकल्स के बाद में जो सेक्रेटरी वेसिकल्स है वो बनाते हैं ना। हाँ, सिक्रेटरी वेसिकल्स का मतलब कुछ सिक्रीट हुआ है, अब ये आगे जाएंगे। मतलब सर सबसे पहले हमारा ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, फिर न्यूली फॉर्म, फिर बाद में लास्ट में बनता है सेक्रेटरी वेसिकल। हाँ देखो, न्यूली फॉर्म वेसिकल्स का मतलब क्या, आपने प्रोटीन अंदर भेजी है, गोल्गी एपरेटस के अंदर प्रोटीन भेजी है, अब क्या होगा, धीरे धीरे वो वेसिकल्स की फॉर्म बनेगी ना, अंदर ही अंदर बनेगी, नहीं बनेगी, यस सर, यस सर। है ना। जैसे बल्ब लाइक बल्ब देखा है ना, तो बल्ब अगर मान लो आप हाथ पे रख दोगे बल्ब, ठीक है, तो उसका जो शीशा वाला फेज होता है जहाँ पे लाइट चमकती है, वो मान लेते हैं वो न्यूली फॉर्म वेसिकल्स है जो अटैच्ड है अभी भी कहाँ पे, गोल्गी एपरेटस पे, यस ठीक सर। है। अब वो टूट के बाहर निकल आई है तो उसको बोल देंगे सिक्योरिटी वेसिकल्स, सिंपल है, यस यस सर। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते इस पे, एक ही टॉपिक के अंदर अब बात करते हैं फंक्शंस की। तो फंक्शंस ही चल रहा था वैसे तो ये हमारा, हाँ, फंक्शंस ऑफ द गोल्गी एपरेटस ही चल रहा था। तो फंक्शंस में लिख लेते हैं हम कि एक तो स्टोरेज का काम होता है, इसका स्टोरेज का काम होता है। सेकंड, मॉडिफिकेशन, मॉडिफाइड करता है, मॉडिफाइड पैकेज द प्रोडक्ट, ठीक है, समझ में आ गया होगा ये लाइन भी। सेकंड है, ये सिंपल चीज़ों को तोड़ देता है किसमें, कॉम्प्लेक्स में, और उसकी पैकेजिंग कर देता है अच्छी तरह। तोड़ देता नहीं, एग्जांपल ले बना लेते हैं देता। कि सिंपल शुगर को वो कन्वर्ट कर देता है कॉम्प्लेक्स शुगर में, ठीक है। सर ग्लूकोज को शुगर। हाँ बना देता है, मतलब यार अब सिंपल को कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो कुछ, हाँ ठीक है, जैसे सर ग्लूकोज को सिंपल को स्टार्च की कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्मेशन होगी, बनाएगा? एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं अंदर, एंजाइम्स होते हैं ना, वेसिकल्स है, एंजाइम्स है वहाँ पे, उसे कन्वर्ट करके देंगे वो, ठीक है। और साथ में ये एक और फंक्शन है इसका कि ये जो है ये इन्वॉल्व रहता है, इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम्स। ठीक है, लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व रहता है लाइसोसोम। साइडल जब हम बैग। हाँ सुसाइडल बैग होते हैं, जब लाइसोसोम्स पढ़ेंगे तो इसके बारे में मैं बताऊंगा कि कैसे ये फॉर्मेशन करता है। क्या आपको इतना समझ में आ गया जितना मैंने आपको समझाया अभी तक? यस सर। यस यस सर। सर। मुझे थर्ड पॉइंट समझ नहीं आया, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वाला। देखो कोई भी चीज होती है, मैंने बोला ना कि इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। थर्ड वाले पॉइंट को समझने के लिए फोर्थ वाला पॉइंट को मैं लेना चाह रहा हूँ पहले, ठीक है। तो मैंने बोला कि इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम एक्चुअल में होता क्या है? सुसाइड बैग ऑफ द सेल बोलते हैं इसे, ठीक है। यस सुसाइड सर। बैग क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, एंजाइम्स डाइजेस्टिव रहते एंजाइम्स हैं, प्रेजेंट होता है ना। तो सर ये सर सोचो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसका इसका यस मतलब सर। है जो गोल्गी एपरेटस है वो लाइसोसोम्स को बना रहा है, तो इसका मतलब है गोल्गी एपरेटस में एंजाइम्स प्रेजेंट है, बहुत कुछ प्रेजेंट है, ठीक है, जो सिंपल को भी कन्वर्ट कर देता है कॉम्प्लेक्स में। ओके, यस सर। यस यस सर, सर। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा यस सर। लाइसोसोम। देखो लाइसोसोम्स पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स, देखो लाइसोसोम्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल को बोलते हैं लाइसोसोम्स, ठीक है। तो लिख लेते हैं सबसे पहले पॉइंट इसके। लाइसोसोम्स होता क्या है? ये होता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स को बोलते हैं लाइसोसोम्स, ठीक है। ये एक लाइसोसोम्स कैसे होते हैं? स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है, स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। सैक का मतलब होता है थैला, बैग नहीं होता, बैग टाइप का। जैसे ये हमारा इस टाइप से, ये हमारा क्या है, लाइसोसोम्स है, ठीक है। इसके अंदर क्या है? होलो स्ट्रक्चर है। होलो मतलब ल्यूमन ही है ये, होलो स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसका होलो स्ट्रक्चर का मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर हो गया, थैला लाइक, सैक लाइक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। यस जिसके सर। अंदर सर उसके जिसके अंदर एंजाइम होंगे। हाँ जिसके अंदर प्रेजेंट है एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स भी सर बताऊंगा कौन थैले कौन के से अंदर प्रेजेंट। जैसे सामान प्रेजेंट होता है वैसे ही। यस यस यस, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या हो गया? जैसे ये मान लेता हूँ मैं समझाने के लिए कि ये हमारा क्या है, ये है, दूसरे कलर से बनाता हूँ, ये हमारा लाइसोसोम्स है, ठीक है। ये लाइसोसोम्स हो गया। ये जो लाइसोसोम्स है इसकी जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो सिंगल मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये जो अंदर जो है ये ल्यूमन होगा, खाली जगह होगा जिसके अंदर फिल्ड होगा, कुछ ना कुछ एंजाइम्स फिल्ड होंगे इसके अंदर, इस ल्यूमन के अंदर, ठीक है। जो जो आर ई आर होता है, ठीक है, जो आर ई आर होता है या फिर गोल्गी एपरेटस जो होते हैं, ठीक है, वो सिक्रीट करते हैं एंजाइम, प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम्स, प्रोड्यूस एंजाइम्स। और ये एंजाइम जो प्रोड्यूस हुए हैं ये जाके फिल्ड हो जाते हैं लाइसोसोम्स के अंदर, फिल्ड, ठीक है। जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी सर एपिडेट्स हो जैसे गया। सारा कूड़ा सर डाल देते हैं सर कूड़ेदान में, हाँ सर ये बिल्कुल ऐसे ही होता है। हाँ मैं बताऊंगा कूड़े वूड़ा क्यों बोलते हैं इसे, मैं बताऊंगा, सर एक ठीक है। बार ये एंजाइम वाला समझा दो, एक बार प्रोड्यूस एंजाइम वाला। यस सर, एंजाइम थर्ड वाला, वाला क्या दोबारा बता दो। देखो जैसे मैंने एक इसका एग्जांपल ले लिया, जैसे लाइसोसोम्स की मैंने एक स्ट्रक्चर बना ली, ये स्फेरिकल शेप का सैक लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, ये लाइसोसोम्स है, ठीक है। अब लाइसोसोम्स क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन है, मैंने ऊपर लिखवा दिया कि भाई ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और जो ये जो अंदर का जो खाली जगह है लाइसोसोम्स का वो भरा रहता है किससे? एंजाइम्स से, ठीक है। ये एंजाइम्स कहाँ से आए हैं? जैसे आर ई आर ने प्रोड्यूस किए हो, गोल्गी एपरेटस ने इन्हें बनाया हो, तब ये एंजाइम कहाँ पे फील्ड हो गए हैं? जाके लाइसोसोम्स के अंदर, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपको, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये है हमारी लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स की स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये जो लाइसोसोम्स है ये फील्ड रहते हैं, फील्ड विद सर सर ये ल्यूमन क्या है? डाइजेस्टिव। बेटा ल्यूमन के बारे में मैंने जस्ट अभी समझाया था थोड़ी देर पहले भी। सर सैक लाइक स्ट्रक्चर नहीं होगा क्या चीज? उसमें? सर इसमें तो सर हम सैक लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं ना ल्यूमन को।
देखो सैक लाइक स्ट्रक्चर का मतलब है कि बैग की तरह, बैग के अंदर स्पेस होता है ना, खाली जगह बोलते हैं, ठीक है, उसे सैक लाइक स्ट्रक्चर भी यस बोल सर। रहे हो, उसे ल्यूमन भी बोल लो आप, ठीक है, बात एक ही है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना दोनों चीजों में, ओके। ओके सर। यस। ठीक है, जो ये लाइसोसोम्स की मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, ये फिल्ड रहता है विद द डाइजेस्टिव एंजाइम, और ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ये प्रोड्यूस कहाँ से आ रहे हैं, ये RAR हो गया, गोल्गी एपेटाइटिस हो गया, यहाँ से आ रहे हैं और फिल्ड हो रहे हैं किसके अंदर, लाइसोसोम्स के अंदर। अब इनका काम क्या है, अब इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स का काम क्या होगा, ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स लिखे हैं मैंने, इनका काम क्या होगा, इनका काम होगा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ये तोड़ देते हैं सिंपल में, सिंपल सब्सटेंस में, ठीक है, सिंपल सब्सटेंस में ये ब्रेक डाउन कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ब्रेक डाउन भी लिख देते हैं, ब्रेक डाउन, ठीक है। जो लाइजोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स फिल रहते हैं, उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है ये सिंपल को, सॉरी कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ देते हैं। इसको दोबारा से एक बार समझने के लिए, अगर आपको अभी भी समझ में ना आया हो तो एक और डायग्राम बनाता हूँ मैं इसका, उससे शायद आपको क्लियर हो जाए, जिस बच्चे को नहीं हुआ है क्लियर अभी तक। तो मान लेते हैं जैसे ये हमारा है लाइजोसोम्स, ये हमारा लाइजोसोम्स हो गया, ठीक है, या ऐसे बोल देते जैसे ये सेल मैंने बना लिया है, ये सेल बोल देते इसको, ये सेल है, ठीक है, सेल के अंदर प्रेजेंट है हमारा लाइजोसोम्स, ये हमारा लाइजोसोम्स हो गया, बड़ी स्ट्रक्चर बना लेते हैं समझाने के लिए, ये लाइजोसोम्स हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया लाइजोसोम्स, ठीक है, लाइजोसोम्स हो गए, एक से ज़्यादा में लाइजोसोम्स हो जाएंगे। अब होता क्या है, आपको पता है, मैंने बोला कि यहाँ पे ये एक सेल है। अब क्या होता है कि पैथोजन जो होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, या फूड हो गया, कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो गए, ठीक है, अगर वो सेल के अंदर एंटर करेंगे, यहाँ पे ये एंटर कर गए, कौन क्या क्या एंटर कर गए, जैसे मान लेते हैं बैक्टीरिया एंटर कर गया, या फिर कोई भी वायरस एंटर कर गया, या फिर फूड पार्टिकल एंटर करा, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कोई डैमेज कर गया सर। अरे बताता हूँ ब्रदर, बताता हूँ, भी थोड़ी देर में उसका भी मैं बताऊँगा आपको, जो मैं समझा रहा हूँ उस चीज़ को कॉन्सेंट्रेट करो ना पहले, है ना, तभी तो समझ में आएगी ना चीज़ें। सुनो यस ध्यान सर। से, मान लेते हैं कि बैक्टीरिया और वायरस, या फिर कोई भी फूड पार्टिकल, या फिर फूड पार्टिकल की जगह मतलब, या ऐसे लिख देते हैं, और कोई भी फॉरेन फॉरेन मटेरियल इसके अंदर एंटर करेगा सेल के अंदर, ठीक है, जब या तो ये तीन चीज या कोई भी फॉरेन मटेरियल जो होगा जब सेल के अंदर एंटर करता है, ठीक है, तो वो सीधा जाता है लाइजोसोम्स के पास, ठीक है, लाइजोसोम्स के पास जाएगा। लाइजोसोम्स एक्चुअली में होता क्या है, ये होता है वेस्ट डाइजेस्टेड सिस्टम ऑफ सेल, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे कोई भी बैक्टीरिया हो गया, लाइजोसोम वायरस हो गया, फूड पार्टिकल्स हो गए, या फिर कोई भी फॉरेन अनवेस्टफुल जो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे काम का नहीं है, वो जब सेल के अंदर एंटर करते हैं, वो सीधा सीधा क्या होता है, लाइजोसोम्स उनको क्या कर देता है, इनटेक कर लेता है, ठीक है, ये लाइजोसोम्स ने इनको इनटेक कर लिया है, लाइजोसोम्स को इन्होंने इनटेक कर लिया है। अब लाइजोसोम्स ने का काम क्या होगा, लाइजोसोम्स क्या करेगा, लाइसोसोम्स का करेगा टू क्लीन हेल्प टू क्लीन बाय डाइजेस्टिव बाय डाइजेस्टिंग बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल, ठीक है, मतलब मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि भाई कोई भी वायरस हो गया, या फिर बैक्टीरिया हो गया, कोई भी फूड पार्टिकल हो गया, या कोई भी फॉरेन मटेरियल, फॉरेन सब्सटेंस कुछ भी हो गया, जब वो सेल के अंदर एंटर करते हैं तो उनका मुकाबला होता है लाइजोसोम्स जो होते हैं उनसे मुकाबला होता है। लाइजोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ये इनको इनटेक करेगा तो उसके अंदर एंजाइम्स है, तो वहाँ पे फाइटिंग चलेगी,
और जो बैक्टीरिया होगा या वायरस होगा या फूड पार्टिकल होगा उनको वो क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। तो क्या काम करेगा, हेल्प टू क्लीन बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल। ठीक है, अब होगा क्या, रिलीज आउट फ्रॉम द सेल। वो जैसे ही वो डाइजेस्ट करेगा और जो उनका प्रोडक्ट बनेगा उनको वो बाहर फेंक देगा सेल के बाहर, क्योंकि वो उसके लिए क्या है, वेस्टफुल है। ठीक है, अब मेरे को बताओ समझ में आया या नहीं आया। यस सर, क्लियर। ठीक है सर तो बैक्टीरिया और वायरस तो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, लेकिन सर फूड को भी वो बाहर फेंक देता है। अन मतलब क्या होता है कि जितना यूज होना चाहिए उतना ही तो यूज होगा ना सेल के लिए भी। अगर यस ज्यादा अमाउंट में है तो वो क्या करेगा, उससे बाहर ही फेंकेगा। ठीक है, यस सर। देखो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। दैट्स वाई, सर व्हाट इज फॉरेन मटेरियल? कोई भी फॉरेन मटेरियल का मतलब कोई भी, जैसे जो भी सेल के लिए अनवांटेड चीजें हो गई, कोई भी लिपिड की चीजें हो गई, या कुछ भी आप बोल सकते हो। फॉरेन मटेरियल का मतलब कुछ भी हम इसको एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुसाइड बैग ऑफ अ सेल। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुसाइड बैग ऑफ अ सेल। ठीक है, इसलिए हम इनको सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। सर क्यों जब बोलते ये हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं उसके बाद सेल रहता है या फिर सेल भी खत्म हो जाता नहीं सेल तो रहता है ना, सेल थोड़ा ना चला जाएगा। ठीक है, अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुसाइड बैग ऑफ द सेल। ठीक है, सुसाइड बैग ऑफ द सेल कैसे बन सकते हैं, जो लाइसोसोम्स होते हैं। अब जो मैं पॉइंट बताऊंगा उससे आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि सेल डैमेज होगा या नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज when a cell is damaged or injured these spherical sacs are brushed। ठीक है, अब इसके बाद क्या पॉइंट होगा, समझते रहना बिल्कुल, अभी समझाऊंगा आपको जो लिख रहा हूं। आफ्टर ब्रश ऑफ बैग्स एंजाइम्स आर रिलीज्ड। एंजाइम वहां से रिलीज हो जाएंगे और होगा क्या, फाइनली these enzymes digest it spherical bag that is lysosomes। देखो मैंने अभी 4-5 पॉइंटों में क्या लिखा, देखो ध्यान से देखते हैं क्या लिखा इनमें। मैंने लिखा दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुसाइड बैग ऑफ द सेल। ठीक है, इसलिए हम इनको सुसाइड बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, किस वे में हम बोलेंगे वो देखते हैं। बिकॉज व्हेन अ सेल इज डैमेज और इंजर्ड, जब सेल डैमेज होगा या इंजर्ड होगा उस मतलब कंडीशन में ये जो सुसाइड बैग है ये क्या करेगा, उस सेल को मतलब एलिमिनेट कर देगा। देखो कहने का मतलब क्या है, अगर बैक्टीरिया यहाँ पे आया, यहाँ पे, या कोई वायरस आया, कोई भी अनवांटेड चीजें आई जिसने सेल को डैमेज कर दिया। ठीक है, जिसने सेल को डैमेज कर दिया। ठीक है, अब होगा क्या, जो ये सेल है, जो इंजर्ड सेल हो गई है या फिर डैमेज सेल हो गई है, अब इस सेल के अंदर जो लाइसोसोम्स होंगे वो क्या होंगे, फट जाएंगे। सॉरी, जो इनके अंदर जो लाइसोसोम्स होंगे वो क्या होंगे, ब्रस्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे इनके अंदर जो लाइसोसोम्स होंगे। ठीक है, अब जब लाइसोसोम्स फट जाएगा सेल के अंदर, आफ्टर ब्रस्टिंग ऑफ द बैग्स का मतलब है लाइसोसोम्स को बोल रहे हैं, एंजाइम्स निकलेंगे उनके अंदर से।
लाइसोसोम्स के अंदर से एंजाइम निकलेंगे। एंजाइम निकलने के बाद क्या होगा, फाइनली दीज एंजाइम्स डाइजेस्ट इट स्फेरिकल बैग्स। जो एंजाइम निकले, अब एक स्फेरिकल बैग तो होगा नहीं एक सेल के अंदर, मैनी स्फेरिकल बैग्स होंगे, मैनी लाइसोसोम्स होंगे। तो जो मैनी लाइसोसोम्स होंगे वो फट जाएंगे सारे के सारे, तो क्या होगा, एंजाइम बाहर निकलेंगे सेल के अंदर। अगर एंजाइम पूरी तरह से फैल जाएगा सेल के अंदर तो सेल को भी वो क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? सर सेल को सेल अभी के एलिमिनेशन से मतलब क्या है? यस सर। सर एक बार सर लास्ट पॉइंट और समझा दो। सर सेल एलिमिनेट करने का क्या मतलब है? मतलब वो सेल नहीं रहेगा अब? क्या चीज? सेल को खा जाएगा, सेल की मेम्ब्रेन को और उसके मटेरियल को। सेल को मतलब डैमेज, देखो पहले से ही सेल डैमेज्ड है, इंजर्ड है, ठीक है, पहले से सर ही एक बार सेल। सर लास्ट पॉइंट और समझा दो हाँ सर समझा, फाइनली। मैं सारे के सारे समझा दूँ तो दोबारा समझा दो। देखो पहले से ही सेल डैमेज्ड है, ठीक है, सेल पहले से ही डैमेज्ड है, ठीक है। अब हुआ क्या, डैमेज सेल है, अब मतलब होता क्या है कि अब स्फेरिकल जो स्फेरिकल सेक्स है, ये स्फेरिकल बैग्स जो है हमारे, इनको पता लगा, आइडिया हुआ कि भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे एक्टिविटी चल रही है। होगा क्या, जो ये इनके अंदर एंजाइम्स है वो सारे के सारे फट जाएंगे, मतलब जो स्फेरिकल बैग्स हो गए वो फट गए। फटने के बाद क्या हुआ, अब एक बैग होता तो सेल का जो है ना कंट्रीब्यूशन बच जाता, लेकिन कई सारे लाइसोसोम्स होंगे तो क्या होगा कि लाइसोसोम्स क्या होंगे, फट जाएंगे, तो सारे के सारा एंजाइम बाहर निकल आएगा। एंजाइम्स तो बहुत सारे होते हैं स्फेरिकल बैग्स के अंदर। एंजाइम जैसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं ना, हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होते हैं वो बाहर निकल आएंगे। तो जो एंजाइम्स निकल के आएंगे वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम होते हैं, जैसे फोस्फेटेज होगा, न्यूक्लियस होगा, प्रोटीज होगा, एमाइलेज होगा, लाइपेज हो गया, सल्फेटेज हो गया। अब देखो जो प्रोटीन, क्रिएटिक एमाइलेज। देखो सुनो सुनो, देखो अब लास्ट वाली लाइन को समझाने के लिए मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, ठीक है, देखो ध्यान से सुनना। लास्ट वाली लाइन को समझाने के लिए एक चीज समझाता हूँ। जैसे ये लाइसोसोम्स हो गया, लाइसोसोम्स हो गए, ठीक है, जैसे ये स्ट्रक्चर बना ली, ये रहा लाइसोसोम्स हमारा, ये है लाइसोसोम्स। इसके अंदर क्या है, एंजाइम्स प्रेजेंट है। उस एंजाइम्स को हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बोलते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बोलते हैं। अब जो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, ठीक है, ये मिक्सचर ऑफ द एंजाइम्स होता है, ये मिक्सचर है, यहाँ पे बहुत सा, एक एंजाइम नहीं है, मिक्सचर ऑफ द एंजाइम है, मिक्सचर ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट है यहाँ पे, एंजाइम्स प्रेजेंट है यहाँ पे। देखो होगा क्या, अब आपको पूरा का पूरा ना ये जो लाइसोसोम्स है वो क्लियर हो जाएगा अभी आपको। होगा क्या, मिक्सचर ऑफ एंजाइम, जैसे कि लाइक जो एंजाइम्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे क्रिएटिक एमाइलेज, फोस्फेटेज हो गया, फोस्फेटेज एंजाइम हो गया, लाइपेज, न्यूक्लियस हो गया, लाइपेज हो गया, पेनक्रियाटिक एमाइलेज, ठीक है, एमाइलेज हो गया। सर पेनक्रियाटिक एमाइलेज। बेटा अगर वो पैनक्रियास से निकल रहा है तो उसका पैनक्रिएटिक एमाइलेज बोल देंगे, ठीक है। अगर वो इंटेस्टाइन से निकल रहा है एंजाइम एमाइलेज तो उसे इंटेस्टाइनल एमाइलेज बोल देते हैं। तो एमाइलेज का काम सेम रहता है, लेकिन जहाँ से निकलता है उसकी नेमिंग डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको एक स्पेसिफिक वे में नहीं लिखा, एमाइलेज लिख दिया। क्या सर आपने सेकंड में क्या लिखा है? ट्राइमोट्रिप्सिनोजन, फोस्फेटेज, न्यूक्लियस, लाइपेज, एमाइलेज। ट्राइमोट्रिप्सिनोजन। नहीं बेटा इतने सारे एंजाइम नहीं होते, जितने बॉडी के अंदर एंजाइम होते तुम तो सारे गिनवा रहे हो मुझे। नो सर ये सिर्फ पैनक्रियास के हैं। सल्फेटेज, ठीक है, फोस्फेटेज हो गया, न्यूक्लियस हो गया, लाइपेज हो गया, सल्फेज हो गया, ठीक है, सल्फेटेज हो गया, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, एटसेट्रा। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि मान लेते हैं कि जैसे कि ये एक सेल है, ये सेल है, ठीक है, इसके अंदर लाइसोसोम्स ये रहे लाइसोसोम्स ये रहे, ठीक है, लाइसोसोम्स प्रेजेंट है ये रहे, ठीक है, ये लाइसोसोम्स हो गए। अब मान लेते हैं जो ये लाइसोसोम्स है हमारे, ये जो लाइसोसोम्स है ये फट गए हैं, ये फट गए हैं, ठीक है। फटने के बाद जो इनका एंजाइम होगा वो बाहर निकलेगा, ये रहे एंजाइम बाहर निकल गए, ये रहे एंजाइम बाहर निकल गए, ठीक है, ये एंजाइम्स बाहर निकल गए, ठीक है। ये एंजाइम जो है ना, ये जो एंजाइम्स हैं रिलीज हो गए यहाँ से बैग से, ठीक है, एंजाइम क्या हो गए, रिलीज हो गए और बाहर आ गए हैं। अब देखो ये लिस्ट ऑफ द एंजाइम्स है जो मेन एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम्स के अंदर। देखो जो फॉस्फेट वाला स्ट्रक्चर होगा उसके लिए एंजाइम प्रेजेंट है फोस्फेटेज, वो उसको तोड़ देगा।
न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होती है उसको तोड़ने के लिए न्यूक्लियस एंजाइम प्रेजेंट है, लाइपेज प्रेजेंट है, वहाँ पे एमाइलेज प्रेजेंट है, फोस्फेटेज एंजाइम प्रेजेंट है। जो जो इनकी स्ट्रक्चर होगी यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगी, जैसे फोस्फेट हो गया या फिर न्यूक्लियर का जो स्ट्रक्चर होता है वो हो गया, या कोई भी लिपिड हो गया, या कोई भी शुगर हो गया, या फोस्फेट का कोई भी स्ट्रक्चर हो गया, उनको तोड़ने के लिए एंजाइम इनसे निकल चुके हैं। इसका मतलब है कि ये मेन चीजों को तोड़ देंगे अंदर सेल के अंदर। अब मेन को तोड़ दिया है तो सेल का वजूद ही खत्म हो जाएगा ना। यस यस सर। सर। तो सर Yes, ये sir. सब जो न्यूक्लियर जो है नाम, ये इम्पोर्टेंट है सर? क्या? ये जो नाम है सर, ये इम्पोर्टेंट है? ये देखो यार, अब इम्पोर्टेंट है नहीं है, मैंने लिखवा दी है, आपको याद रहने चाहिए, और जो चीज़ लिखवा दी जाती है वो तो इम्पोर्टेंट ही हो जाती है ना अपना भी। ठीक है। सर आपने फोर्थ वन क्या लिखा है? फोर्थ पॉइंट एमाइलेज। मतलब इनसे सेल पूरा ही खत्म हो जाता है ना। देखो यार, यही है ना? मैंने ये नहीं कहा कि सेल खत्म हो जाता है। देखो मैंने आपको बताया एंजाइम्स निकलते हैं। अब एंजाइम तो डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट है वहाँ पे। अगर फोस्फेट की कोई भी स्ट्रक्चर होगी सेल के अंदर तो फोस्फेटेज एंजाइम प्रेजेंट है नहीं है यहाँ पे, यस सर। तो वो तो उसको सर तोड़ फिर देगा। सर जो ये मटेरियल जो डाइजेस्टिव एंजाइम ले खा लेंगे सर, उसके बाद वो फट जाएंगे सर, उसके बाद जो मटेरियल रिलीज होगा सर उससे नया सेल बनेगा ना? मटेरियल से नया सेल कैसे बन सकता है? सेल आप थोड़ा ना बना सकते हो, कैसी बात कर सर रहे हो आप? एंजाइम का मतलब क्या होता है पर बेसिकली? एंजाइम का मतलब वो होता है कि जो एक्टिविटी को चेंज कर दें, जो मॉडिफाई कर दें। सर हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये पूरा सेल को खत्म कर देता है या फिर नहीं? क्लियरली मेरी मतलब सेल तो खत्म हो ही जाएगी, इतने सारे एंजाइम अगर अटैक करेंगे। सर आपने फिफ्थ एंजाइम क्या लिखा है सर? फिफ्थ एंजाइम फिफ्थ एंजाइम एमाइलेज। फोस्फेटेज, न्यूक्लियस, एमाइलेज। लाइपेज, एमाइलेज एंड एमाइलेज। सेप्टेटेज। तो सर ये इसका इसके ना मतलब उसके बाद एंजाइम्स हार्मफुल होते हैं ना, क्योंकि वो एक्टिविटी को मॉडिफाई कर देते हैं, या वो बिल्कुल यूजफुल भी बिल्कुल होते हैं? बिल्कुल। देखो यूजफुल तो ये हो गया, आपने खाना खाया, आपके जो आपने कॉम्प्लेक्स चीजें खाई है उसको सिंपल में तोड़ देंगे एंजाइम, तो आपके लिए यूजफुल हो जाएंगे, है नहीं? समझ रहे हो? यस सर। तो अब बेनिफिट भी होते हैं इनके, नुकसान भी होते हैं। नुकसान इस टाइप से हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई हमारी सेल को डैमेज हो चुका है तो उसका ख़त्म हो जाना ही अच्छी बात है ना। यस यस सर। सर। ओके, आपको लाइसोसोम समझ में आ गया ना अब? यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है, बस 2-3 टॉपिक हो रहते हैं हमारे, जैसे हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, हो गया प्लास्टिड, हो गया और वैक्यूल्स हो गए। इनके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेट करते हैं चैप्टर खत्म करने की ओर थोड़ा सा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, देखो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं सिंपल वे में? इट इज ऑल्सो पावर हाउस। सर पावर पावर हाउस हाउस। ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है पॉइंट बाय कार्ल बैंडा। ठीक है, इसने टर्म कॉइन की है इसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात करूं, ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैसी होगी माइटोकॉन्ड्रिया की? भाई आपको तो पता ही है पहले से माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होता है। पॉइंट बाय कार्ल बेंडा का मतलब क्या है? ये नाम है बेटा, ये ओके नाम है सर। साइंटिस्ट का। ठीक है, अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ठीक है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अंदर की थोड़ी सी स्ट्रक्चर बना लेते हैं।
ठीक है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। यस जो बाहर वाली लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर, उसको क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन हो गया ये, ठीक है। ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं हम इनर मेम्ब्रेन। इनर सर इसे क्रिस्टी मेम्ब्रेन। और जो बीच में जो स्पेस दिखाई दे रहा है क्रिस्टी ये वाला जो स्पेस हो गया है ना, ये वाला जो स्पेस हो गया, ये वाला आउटर और इनर के बीच में वाला जो स्पेस हो गया हमारा, इसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। और जो ये हो गया, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं पिंक कलर में, पिंकी है ना यस सर यस यस ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाला, ये वाले, इनको क्या बोलते हैं बेटा? क्रिस्टी क्रिस्टल क्रेस्टाई, ठीक है, सही, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। इनको हम बोलेंगे, इनको क्या बोल देंगे? क्रिस्टाई, यस सर ठीक है, क्रिस्टी बोल देंगे। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके पास खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है, खुद का यस जेनेटिक सर, ये मटेरियल प्रेजेंट पहले होता वो है, होते थे सर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट। ठीक है। और इनके पास खुद का राइबोसोम भी प्रेजेंट होगा। राइबोसोम ये रहे, ये रहे, राइबोसोम भी प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट होता है। और डीएनए भी अपना खुद का प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखो, ये ओवरऑल बेसिक चीज़ें थी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जो आपको एक खाली स्पेस दिखाई दे रहा है ये वाला, इसकी भी बात कर लेते हैं। ये जो खाली स्पेस दिखाई दे रहा है ये वाला, है ना, अंदर की साइड वाला, ये वाला, ठीक है। जैसे सेल के अंदर का जो खाली स्पेस था उसको क्या बोलते थे? साइटोप्लाज्म बोलते थे हम, यस सर है ना। यस इसको, सर इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे? इसको क्या सर बोलेंगे? मैट्रिक्स मैट्रिक्स, मैट्राइसेस। इसको बोलेंगे मैट्रिक्स, ठीक है। और जो मैंने ब्लैक कलर में बनाया, ये राइबोसोम हो गया, ये डीएनए हो गया, मैट्रिक्स हो गया, ये बेसिक चीज़ें। आपको इतनी 4-5 नेमिंग तो आनी चाहिए। आउटर मेम्ब्रेन, एक्सक्यूज इनर मी सर, मेम्ब्रेन, यस। सर आपने सेकंड में इंटर मेम्ब्रेन की बात क्या लिखा है? ये इनर मेम्ब्रेन, नो सर, इंटर मेम्ब्रेन के बाद एस से कुछ लिखा है ना आपने, क्लियर नहीं हो स्पेस रहा। स्पेस स्पेस, ओ ओके सर। है ना, दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको इंटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। यस थोड़ा सर। थोड़ा सा और देखते हैं। देखो, सिंगल जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को मैं एम्प्टी लिख रहा हूँ अब, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को मैं क्या लिखूंगा? एम्प्टी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब है एम्प्टी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। जो सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सर एक मिनट थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दो क्या चीज? सर एक मिनट थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर ये दो लो। जो सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियन, ठीक है, एक माइटोकॉन्ड्रिया को। अगर एक से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है तो प्लूरल में हम इसको क्या बोलेंगे? प्लूरल में हम क्या बोलेंगे? प्लूरल में हम बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, तो सर ये पहला माइटोकॉन्ड्रियन था ना? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, खुद का आरएनए होता है, खुद की प्रोटीन भी होती है, खुद का मतलब सब कुछ होता है उसके पास। तो दे हैव, पहले अलग ऑर्गेनिज्म था ना ये? यस, दे हैव देयर ऑन डीएनए एंड राइबोसोम। इसके पास खुद का डीएनए आरएनए है, ठीक है। इसका मतलब है ये, अगर खुद का आरएनए है, खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है,
तो ये सिंथेसाइज कर सकता है प्रोटीन को, सिंथेसाइज देयर ऑन प्रोटीन, ये खुद का प्रोटीन बना सकता है, ठीक है। इसलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए हम जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम क्या बोलेंगे, नहीं, इट इज सेमी ऑटोनॉमिक, यस इट इज सेमी ऑटोनॉमिक या ऑटोनोमस ऑर्गेनल, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन होता है। देखो आपको पता है जो जैसे सेल होता है, सेल के पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, राइबोसोम भी होते हैं, तो ये अपने खुद का आरएन मतलब वो बनाएगा, प्रोटीन भी बनाएगा और जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट भी करेगा, है ना। ऑर्गेनल का मतलब क्या चीज, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली का मतलब, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स का मतलब हो गया क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए है, खुद का आरएनए है, तो ये डिपेंड नहीं है कि भाई न्यूक्लियस से जो बन के आएगा तो उस पर डिपेंड रहेगा, नहीं, इसके पास खुद का है, ठीक है। इस नेचर को हम बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स, ठीक है। देखो इसका फंक्शन जान लेते हैं। सर क्लोरोफिल भी होगा फिर, क्या चीज, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल सर, उसके पास भी होता है सर, डिपेंड होता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट, सॉरी सर क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल ठीक है। जब हम क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे तो उसमें ही मैं आपको बताऊंगा, शायद नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिड के अंदर पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसके फंक्शंस जान लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, और मेरे ख्याल से फंक्शंस आप लोगों को सबको पता है फंक्शंस क्या होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। देखो फिर भी मैं बता देता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, It provides energy. देखो ये सेल है हमारा, ठीक है, ये सेल हो गया, ठीक है, ये सेल हो गया। तो पहला फंक्शन जान लेते हैं इसका क्या फंक्शन होगा। इसका पहला जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, इट हेल्प्स इन सेल्यूलर रेस्पायरेशन, सेल्यूलर रेस्पायरेशन को करवाने में हेल्प करेगा, ठीक है। पहले मैं बात करता हूँ, ये जो सेल बनाई है मैंने, ये सेल है हमारा प्लांट सेल है, तो पहले मैं प्लांट सेल के बारे में बताऊंगा, फिर मैं एनिमल सेल के बारे में बताऊंगा माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है। मान लेते हैं कि ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, और यहाँ पे प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया हमारा, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सिंपल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ऐसे, ठीक है। ये हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया और ये वाली स्ट्रक्चर है हमारी क्लोरोप्लास्ट की, क्लोरोप्लास्ट की, ठीक है। आपको पता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है, ऐसे करके कुछ, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रेनम, ठीक है। होता क्या है कि जैसे ये है सन, ठीक है, ये सन है हमारा लाइट का सोर्स। होता क्या है जब सन लाइट, ये प्लांट की सेल के बारे में बात कर रहा हूँ, एनिमल की सेल नहीं है इसलिए मैंने सन का यूज़ करा है। तो होता क्या है जो सन होता है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करवाता है किसके अंदर, प्लांट सेल पे, और प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है ग्रेनम, ठीक है, और ग्रेनम के अंदर क्या होता है, एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। जब ये लाइट इस वाले ग्रेनम पे पड़ेगी तो ये ग्रेनम एक रिएक्शन करेगा और वो बनाएगा क्या, ATP NADPH, ठीक है, या H2 लिख दो। ये दो चीज़ें प्रोड्यूस करेगा जब लाइट इस वाले हिस्से पे पड़ेगी, ठीक है। अब होता क्या है, जो प्लांट सेल होती है, जो लीफ होती है, प्लांट के अंदर जो लीफ होती है, लीफ के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं, आपको पता है स्टोमेटा होते हैं वहाँ पे, ठीक है। यस सर, स्टोमेटा के थ्रू बाहर से ये CO2 को मतलब कैप्चर कर लेगा, कैरी कर लेगा CO2 को, ठीक है। तो CO2 आ जाएगी बाहर से, तो ये आगे CO2 आ जाएगी बाहर से, CO2 आ गई, ठीक है, और पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा रूट के थ्रू, तो पानी भी बाहर से आ रहा है, CO2 भी बाहर से आ रहा है, तो पानी भी आ गया बाहर से, प्लस
H2O, ठीक है। तो CO2 भी आ गया बाहर से, पानी भी आ गया बाहर से, ठीक है। बाहर से आ जाने के बाद अब होगा क्या, अब होगा क्या कि ये जो है, जो CO2 है और जो ये वाटर है, ये जो दोनों चीज बनी है ATP और NADP, इनकी हेल्प से ये बना लेगा क्या, ये बना लेगा ग्लूकोज को, G4 ग्लूकोज, ठीक है। G4 है ग्लूकोज, ठीक है। तो ये बना लेगा जी मतलब है ग्लूकोज बना लेगा, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज है ये है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब ये ग्लूकोज क्या है, क्लोरोप्लास्ट से बाहर आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में आ गया ग्लूकोज, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज है ये थोड़ा सा टूटेगा, टूटेगा है ना, ब्रेक डाउन होगा इसका। ब्रेक डाउन होने के बाद ये बना लेगा पायरुविक एसिड। पीए का मतलब होगा पायरुविक एसिड। पीए का मतलब क्या हो गया, पायरुविक एसिड हो गया, ठीक है। ग्लूकोज जब टूटेगा तो बना लेगा पायरुविक एसिड। अब जो ये पायरुविक एसिड है ये सीधा पहुंचेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो सर वो फूटेगा। सर एक बार फॉर्मेशन और बता दो। सर एक बार ग्लूकोज की तो फॉर्मेशन। जो ग्लूकोज है वो फूटेगा, फिर जो बनेगा वो पाइनएप्पल एसिड। ग्लूकोज फूटा, कभी सुना है ग्लूकोज फूटता है? नहीं तो आपने क्या कहा, समझ नहीं आया कुछ। ब्रेक डाउन बोला मैंने, फूटेगा थोड़ा ना। ठीक ओके है। सर एक बार ग्लूकोज की फॉर्मेशन देखो बता सुनो, दो। ध्यान से सुनना, देखो टाइम वेस्ट कर रहे हो आप लोग। मैंने आपको ये 50 बार समझा चुका हूँ, यही चीजें मैं आपको 50 बार समझा चुका हूँ। हर बार आपका डाउट निकलता है, मुझे नहीं पता क्यों निकलता है। देखो होता क्या है, CO2 कहाँ से आएगा, अब मुझे खुद ही बताओ। बाहर से। बाहर से लेगा, स्टोमेटा के थ्रू लेगा, ठीक है। अभी आपको सिर्फ इतना जानना है, जो CO2 आएगा वो बाहर से आएगा, ठीक है। और जो वाटर है, पानी है, वो कहाँ से आएगा, सोइल से आएगा, एब्जॉर्ब करेगा, है ना, करेगा नहीं करेगा। यस सर। तो आपने सुना होगा जो प्लांट होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। यस सर। अब होगा क्या कि ये जो सन बनाया है मैंने, इससे लाइट इमिट हुई है और ये पड़ी है ग्रेनम पे। ग्रेनम के अंदर प्रेजेंट रहते हैं एंजाइम्स, सॉरी एंजाइम्स नहीं, पिगमेंट्स। पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए हो गया, क्लोरोफिल बी हो गया, क्लोरोफिल सी हो गया, कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट्स हो गए। तो बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। तो जो ये पिगमेंट्स प्रेजेंट है ग्रेनम के अंदर, ठीक है, वो पिगमेंट की हेल्प से ये जो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी बाद में ये बना लेंगे ATP और NADPH, ठीक है। ATP भी एनर्जी का सोर्स होता है और NADPH भी एनर्जी का सोर्स होता है, ठीक है। तो लाइट मतलब जो लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है ग्रेनम के अंदर, वहां से प्रोड्यूस हो रहा है ATP एंड NADPH2। ये दोनों की दोनों जो मैंने ATP और NADPH लिखा है ये एनर्जी है। अब बाहर से CO2 आ गया, वाटर आ गया, ठीक है, पानी भी आ गया। अब ये जो दो एनर्जी है ATP और NADPH की हेल्प से ये जो CO2 और H2 है इनमें कंबाइन होके ये बना लेते हैं ग्लूकोज को, ठीक है, मतलब शुगर बना लेते हैं, ठीक है। अब जो ये शुगर बन गई है ये निकल आएगी बाहर, कहाँ से, क्लोरोप्लास्ट से बाहर आ जाएगी। अब बाहर आने के बाद कहाँ पे आ जाएगी, साइटोप्लाज्म में आ जाएगी, ठीक है। अब जो ये ग्लूकोज है ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही टूट जाएगा पायरुविक एसिड में, पीए में। पीए का मतलब होता है पायरुविक एसिड में। जो पायरुविक एसिड है ये एंटर कर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुविक एसिड एंटर कर जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये जो पायरुविक एसिड एंटर करा है ये भी तो, ये अगर ये ग्लूकोज है, मान लो जब ये ग्लूकोज था, जब ये टूटा पायरुविक एसिड में, तो ग्लूकोज जब टूटता है तो सिंपल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज में ही टूटता है, सही है ना? यस सर। यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे भी मतलब ये पायरुविक एसिड है क्या, ये एक्चुअली में ग्लूकोज ही तो है, ये है ना, ग्लूकोज की सिंपल फॉर्म हो गई है ना, ऐसा बोल सकता हूँ ना मैं? यस ठीक है। यस सर। अब जब ये पायरुविक एसिड या फिर ये सिंपल फॉर्म ऑफ जो ग्लूकोज है वो एंटर कर गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यहाँ पे आ गया ये ग्लूकोज, सिंपल फॉर्म वाला ग्लूकोज, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा,
ऑक्सीजन प्रेजेंट मतलब जो आपको पता है जब फोटोसिंथेसिस होता है तो होता क्या है, सर ग्लूकोज के आपकी साथ आवाज नहीं साथ आती। क्या बनता है, सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। ऑक्सीजन भी सर आपकी रिलीज वॉइस होती ब्रेक हो सर आपकी वॉइस ब्रेक हो। है। होता क्या है ग्लूकोज, आपको पता है जब फोटोसिंथेसिस होता है तो होता क्या है, सर ऑक्सीजन रिलीज। CO2 प्लस H2O जब कंबाइन होता है लाइट की प्रेजेंस में प्लस पिगमेंट्स के प्रेजेंस में, पिगमेंट्स के प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाता है, ग्लूकोज शुगर बनाएगा प्लस ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, करेगा नहीं करेगा, यस सर। करता नहीं करता। यस सर, यस सर, यस। नो सर, इसमें कोई कंफ्यूजन ओके ओके, तो जब ये ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाएगा प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन कहां से रिलीज हुई है, यहां से, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये बना लेगा दोबारा से CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा दोबारा से। ठीक है, जब ग्लूकोज मतलब शुगर ऑक्सीजन के साथ मिलता है एंजाइम्स की प्रेजेंस में तो ये बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, तो CO2 तो दोबारा से यूज हो सकता है फोटोसिंथेसिस में, पानी भी जो वाटर होगा वो भी यूज हो जाएगा फोटोसिंथेसिस में। जो ये एनर्जी बनी है, ये जो एनर्जी मैंने लिखा है, यही तो एनर्जी है जो बाद में काम आती है ना, प्लांट की डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में। तो इसका मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया क्या जनरेट करता है, एनर्जी जनरेट करती है। ठीक है, यस सर। और सर जो O2 Yes, है वो sir. बच गया, वो फिर Yes, निकल sir. जाएगा जिससे हमें ऑक्सीजन मिलेगी। यस यस यस, ठीक है, ठीक है भाई। सर एनर्जी जब ऊपर ही बन गई थी वो वाली एनर्जी नहीं हो सकती। एनर्जी ऊपर बन गई थी पर ये एनर्जी यूज हो गई ना ग्लूकोज बनने के लिए, मतलब शुगर Yes, बनने sir. में यूज हो गई है। अब तो एनर्जी और है नहीं हमारे पास, फिर भी हमें एनर्जी Yes, sir. चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आएगी, वो ऐसे आती है। ठीक है, तो देखो फोटोसिंथेसिस भी हो गया यहाँ पे, रेस्पायरेशन भी हो गया, है ना, हो गया ना, होगा। यस Yes, सर। sir. तो माइटोकॉन्ड्रिया का Yes, मेनली sir. काम क्या होता है, रेस्पायरेशन का काम होता है, क्योंकि रेस्पायरेशन तो हुआ है लास्ट में आके, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिएक्शन चली है, ये रेस्पायरेशन वाली रिएक्शन चली है ना, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इसलिए मैंने लिखा है जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इट हेल्प्स इन सेल्यूलर रेस्पायरेशन। ओके, डन। Yes, sir. Done. ओके, आगे चलते हैं। अब एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, मतलब हमारी सेल जो होती है, ह्यूमन की भी हो गई, कोई भी एनिमल हो गया, उसकी सेल की बात करते हैं। तो सेकंड जो फंक्शन है एनिमल सेल का, एनिमल सेल के अंदर सेल्यूलर रेस्पायरेशन। ठीक है, मान लेते हैं ये रही हमारी एनिमल सेल, ये हमारी एनिमल सेल होगी, ये एनिमल सेल होगी। ठीक है, अब एनिमल सेल के अंदर तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, होता नहीं होता है, No, sir. नहीं होता। नहीं होता। सर नहीं ना? होता। नहीं होता। ठीक है, आपने डाइजेशन पढ़ा है, डाइजेशन के बारे में, ह्यूमन के अंदर डाइजेशन होता है, यस सर। Yes, sir. No, sir, नहीं होता। नहीं होता डाइजेशन। बेटा कौन बोला था अभी नहीं होता डाइजेशन, Yes, sir. सर वो मे बी क्लोरोप्लास्ट के लिए बोला होगा। यस सर, बताओ भाई। देखो मे बी ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज का, मुझे ऐसा लग रहा है, आपको समझाने में टाइम लगेगा थोड़ा सा इस चीज को। देखो सिंपल चीजें मैं आपको बताता हूँ, हमने खाना खाया, मतलब फूड खाया, ठीक है, वो फूड गया माउथ में, माउथ से गया स्टोमक के अंदर, स्टोमक से गया इंटेस्टाइन के पास। ठीक है, इंटेस्टाइन में क्या हुआ, जो हमने फूड खाया है ये वाला, ये माउथ के अंदर, स्टोमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। तो जो ये फूड कॉम्प्लेक्स फूड था, जो हमने कॉम्प्लेक्स फूड खाया था, ये टूट गया इंटेस्टाइन में आते आते सिंपल फूड में।
क्या इस बात से एग्री है सब? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब ये इंटेस्टाइन के अंदर सिंपल फूड बन चुका है और इंटेस्टाइन ने सिंपल फूड को एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है, फूड उसी को एब्जॉर्ब करेगा हमारी इंटेस्टाइन, उस फूड को एब्जॉर्ब करेगा इंटेस्टाइन जिस जिस फूड के मतलब जिस इंटेस्टाइन के अंदर कैपेबिलिटी होगी उस प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए। मान लेते हैं जो हमने खाना खाया और खाना टूटा, ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स शुगर में टूट गया, तो कॉम्प्लेक्स शुगर जो होगा वो इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, इंटेस्टाइन के अंदर कॉम्प्लेक्स फूड को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब है कि फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में होना ही पड़ेगा। मान लेते हैं कि फूड जो मान एक शुगर का एग्जांपल लेके चलते हैं, शुगर खाया, स्टार्च खाया, स्टार्च क्या होता है, शुगर ही तो होती है स्टार्च, तो स्टार्च खाया वो टूट गया ग्लूकोज में, मतलब हमने खाया स्टार्च, स्टार्च खाया हमने और वो कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में इंटेस्टाइन के अंदर आके। अब ये ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब हो गया ग्लूकोज, ठीक है। अब ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गया, कहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर ग्लूकोज पहुंच गया, ठीक है। अब ब्लड के अंदर ग्लूकोज पहुंच गया, अब ब्लड तो पूरे बॉडी के अंदर फैला हुआ है, ब्लड जो वेसल्स होती है पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई है ना, तो जहाँ पे ग्लूकोज की नीड होगी ब्लड वहां पे उसको ग्लूकोज दियाएगा उस सेल को, तो ब्लड ने उस सेल के अंदर ग्लूकोज दे दी। इसका मतलब है ग्लूकोज हमारी इस सेल के अंदर पहुंच गई जहाँ पे हमें जरूरत थी। समझ में आया? यस सर। यस सर। अब आ गया तुमने फूड के नीचे क्या लिखा है? बेटा ये मत पूछा करो यार फूड के नीचे क्या लिखा है, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप उस टाइम नहीं समझते हो बिल्कुल भी। कहाँ पे क्या लिखा है मैंने, फूड के नीचे जीरो गोला बना रखा है, नो उसके नीचे माउथ। माउथ, ठीक है। अब समझ में आ गया ओके फूड, सर। अब समझ में आया फूड कैसे पहुंचा है सेल के अंदर, मतलब ग्लूकोज जो है वो कैसे पहुंची है सेल के अंदर। भाई आप खाना खाओगे इंटेस्टाइन में जाएगा, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में पहुंचेगा, वहां पे सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट जाएगा। अब सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगी वो हमारी इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, वो एब्जॉर्ब करके कहा जाएगा फूड, वो जाएगा ब्लड वेसल्स के अंदर। अगर मान लो हमें हाथ में जरूरत है एनर्जी की, ग्लूकोज की, तो वो जो ब्लड होगा वो ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड के अंदर रहते हुए वो पहुंच जाएगा उस हाथ पे, उस पार्ट पे जहाँ पे ग्लूकोज की जरूरत होगी, और उस पार्ट से वो डिफ्यूज होकर सेल के अंदर पहुंच जाएगा जहाँ पे हमें नीड होगी। मान लेते हैं हमें यहाँ पे नीड है, इस सेल के अंदर नीड है, तो ग्लूकोज यहाँ पे पहुंच गया, पहुंच गया नहीं पहुंच गया? यस सर। ठीक है। अब क्या होता है, आप लोगों को पता है कि यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एनिमल सेल के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये मान लेते हैं ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, एम्प्टी माइटोकॉन्ड्रिया हमारा है, ठीक है। अब देखो दोबारा से एक चीज और समझाता हूँ मैं आपको क्लियर करने के लिए, क्लियर होना चाहिए बस, ऐसे नहीं होना चाहिए। देखो ऑक्सीजन को हमने इनटेक किया नोज के थ्रू, ये नहीं किया, यस सर। यस सर। ये पहुंचा Yes, लंग्स sir. में, ये पहुंचा लंग्स में, पहुंचा नहीं पहुंचा, यस सर। लंग्स में पहुंचा, Yes, sir. लंग्स में पहुंचा, लंग्स में कहाँ पे पहुंचा, एल्वियोलाई के अंदर पहुंचा, है ना, यस सर, एल्वियोलाई पे पहुंचा। यस है ना, सर। एल्वियोलाई से डिफ्यूज होके ये ऑक्सीजन जो होता है वो पहुंचा ब्लड वेसल्स के अंदर, यस Yes, सर, sir. ब्लड कैपिलरीज में पहुंच है गया। ना, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ब्लड वेसल्स के अंदर पहुंच गया, पहुंच गया नहीं पहुंच गया? यस सर। यस सर। यस सर। ऑक्सीजन जो है हमारी वो पहुंच गई ब्लड वेसल्स के अंदर। अब मान लेते हैं इस सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है, तो ये सेल के अंदर ऑक्सीजन आ जाएगा इस प्रोसेस से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, आ गया, ठीक है। यस सर। यस सर। ओके, अब क्या होगा, ये ग्लूकोज, ये जो Yes, ग्लूकोज है यहाँ पे, ये जो ग्लूकोज है ये दोबारा से पायरुविक एसिड में चेंज हो गया, पीए, ठीक है, मतलब सिंपल फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज। इसका मतलब है ग्लूकोज ही मान लेते हैं, चलो पीए नहीं लिखते हैं, है ना, पीए से आप कंफ्यूज हो जाओगे। मान लेते हैं ये जो ग्लूकोज है ये पहुंच गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, पहुंच गया। यस यस सर, पहुंच गया। यस सर। Yes, sir. ये जो ऑक्सीजन है ये भी पहुंच गई माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। अब क्या होगा, जो ऑक्सीजन जो ये ग्लूकोज है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये तोड़ देगा CO2 CO2 प्लस वाटर प्लस वाटर प्लस प्लस एनर्जी। एनर्जी,
यही तो एनर्जी हमें चाहिए ना। अब Yes, देखो sir. ये बोलो, आप बोलोगे CO2, अब CO2 का क्या होगा? CO2 यहाँ से बाहर निकलेगी, देखो CO2 को भी देख लो, CO2 यहाँ से बाहर निकलेगा, पहुंच जाएगा साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, सेल से बाहर निकलेगा, पहुंच जाएगा ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स से जाएगा लंग्स में, लंग्स से नोज से बाहर निकाल देंगे हम CO2। ऐसे होता है प्रोसेस, समझ में आया? अब Yes, sir. यस सर। देखो दोनों चीज क्लियर हो गई आपके, रेस्पिरेशन भी समझा दिया, डाइजेशन भी समझा दिया, और ये जो प्रोसेस होता है वो भी समझा दिया। ओके, सर Yes, एक बार sir. थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर दो। यस सर। ये लो, अब 2 पॉइंट तो लिखो यहाँ पे। एटीपी जो बनी है, ठीक है, जो एटीपी बनी, ये जो एनर्जी है, एनर्जी की फॉर्म क्या होती है? एटीपी की फॉर्म होती है एनर्जी, है ना? तो जो एटीपी Yes, sir. बनी है, एटीपी इज यूटिलाइज्ड बाय सेल फॉर एनर्जी, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या हुआ? एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर मैकेनिकल वर्क एंड मेकिंग केमिकल्स, ठीक है। जो एनर्जी बनी है, एटीपी जो बना है, उसको हम यूटिलाइज कर लेंगे जहां भी हमें यूटिलाइज की जरूरत होगी, चाहे वो कोई मैकेनिकल वर्क हो, जैसे मैकेनिकल वर्क का मतलब है चलना, जैसे हम चल रहे हैं, ठीक है, हम वॉक कर रहे हैं, तो वॉक करने में क्या चाहिए? हमें एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी वहां पे यूज हो जाएगी चलने में, ठीक है। या कोई केमिकल Yes, sir. या कोई सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन चल रही है, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए होती है ना? आपको पता है भाई, एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना केमिकल रिएक्शन के लिए भी, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। Yes, sir. यस सर। यस सर, मेटाबॉलिज्म। बिल्कुल बिल्कुल Yes. बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चों समझ में आ गया ना अच्छी तरह? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नो सर। नो No, सर। No, sir. होनी भी नहीं चाहिए। Sir, एक बार सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल दोबारा बता दो। देखो यार, खुद का डीएनए है, उसके पास खुद का सब कुछ है, अब वो Yes, डिपेंड थोड़ा ना करेगा किसी पे। अगर आपके पास अच्छी नौकरी होगी, ठीक है, अच्छी इनकम होगी, तो आप डिपेंड थोड़ा ना रहोगे किसी पे। Yes, sir. तो फिर यही तो तो इसका चीज मतलब यही है ना? हाँ, इसका मतलब यही है बेटा। ठीक है भाई, Yes, sir. ओके जी। यस सर। Yes, sir. यस अब सर। नीचे कर लूँ इसको मैं? यस सर। यस। यस सर। देखो जल्दी जल्दी एक टॉपिक और कर लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्लास्टिक्स। आज ये चैप्टर खत्म करके जाएंगे हम। प्लास्टिक्स, ठीक है। प्लास्टिक्स होते क्या है? प्लास्टिक्स होते हैं प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल के पास ही होते हैं। प्लास्टिक्स जो प्रेजेंट रहते हैं वो प्लांट सेल के पास ही रहते हैं, ठीक है। एनिमल सेल्स के अंदर प्लास्टिक्स प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि प्लास्टिक्स क्या होते हैं? ये पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स सिर्फ प्लांट के अंदर ही होते हैं, एनिमल के अंदर नहीं होता, ठीक है। एक और पॉइंट लिख लेंगे, एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल, ठीक है। देखो प्लास्टिक के पास भी अपना खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है। दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। राइबोसोम। राइबोसोम्स, ठीक है। दैट्स वाई ये क्या होते हैं? इट इज सेमी ऑटोनॉमस। सेमी सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है भाई। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स होते हैं, ओके। जो प्लास्टिड है, जो प्लास्टिड्स है, कॉइंड बाय प्लास्टिक टर्म किसने दी है? किसने डिस्कवर किया प्लास्टिक्स को? कॉइंड बाय
ई हैकल। अर्नस्ट हैकल, ठीक है, अर्नस्ट हैकल ने डिस्कवर किया है। एक्चुअली में क्या होता है, प्लास्टिड्स जो होते हैं, जो प्लास्टिड्स होते हैं, सर प्लास्टिड्स एक जो बार होते हैं, स्पेलिंग बता दो, अर्नस्ट हैकल क्या है? ERNST, अर्नस्ट। जो प्लास्टिड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। एक तो होते हैं क्रोमेटोफोर, क्रोमोप्लास्ट। सेकंड होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। एक होते हैं क्रोमोप्लास्ट और सेकंड होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं ये कलर्ड होते हैं, यस कलर्ड सर। प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है। जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये क्या होते हैं, वाइट होते हैं। मतलब वाइट हो गए तो इसका मतलब क्या है, कलरलेस होते हैं, कलरलेस होते हैं, ठीक है। अगर कलर है प्रेजेंट, अगर कलर्ड प्लास्टिड है, इसका मतलब क्या है, क्लोरोप्लास्ट है वहां पे, क्लोरोप्लास्ट है वहां पे, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, कंटेन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल क्या होता है, पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, कंटेन करता है क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है। और जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है इनका काम क्या होता है बेटा, हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल, इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। देखो समझ गए आप, सब कुछ समझ रहे हैं आप, ठीक है। सर थोड़ा सा स्क्रॉल कर दीजिए प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल करूंगा बेटा, 1 मिनट रुक जाओ, अभी करूंगा स्क्रॉल। तो जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स है ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं। जैसे क्लोरोफिल ए भी हो सकता है, क्लोरोफिल बी भी हो सकता है, ठीक है। क्लोरोफिल को मैं CHL से लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं, वैसे जनरली लिखते हैं CHL से, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए हो गया, क्लोरोफिल बी हो गया, क्लोरोफिल सी हो गया, ठीक है। या फिर कैरोटीनोइड्स हो गया, या फिर क्या हो गया, कैरोटीनोइड्स हो गए, ठीक है। ये पिगमेंट्स होते हैं। अगर इतने सारे पिगमेंट्स हैं, जो पिगमेंट्स होते हैं ये कंटेन करते हैं, पिगमेंट्स कंटेन येलो एंड ऑरेंज कलर। ऑरेंज पिगमेंट्स, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है ऑल्सो, ऑल्सो लगा लेना, ऑल्सो कंटेन पिगमेंट्स हटा देना, ठीक है। ऑल्सो कंटेन येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट्स, ठीक है। तो जो क्लोरोफिल होते हैं, जो पिगमेंट्स होते हैं वो कई टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। ग्रीन भी होता है, ब्लू भी होता है, बहुत सारे होते हैं। साथ के साथ ये येलो और ऑरेंज टाइप के पिगमेंट्स को भी कंटेन करते हैं, ठीक है। अब मेरे को शायद क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। नो सर सर। बताया आप यहाँ पे सर आप आपने पहले भी बनवाया। यहाँ पे आप क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर बनाओगे, उसकी लेबलिंग करोगे, ठीक है, इस टॉपिक के नीचे ही, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ओके, यस चलो बेटा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के लिए बचा के रखते हैं थोड़ा सा। सर, एक गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, सर, सर एक बार थोड़ा ऊपर सर एक बार थोड़ा स्क्रॉल कर दीजिए देंगे please। सर। ये लो। सर ल्यूकोप्लास्ट के बारे में हमने बस एक ही पॉइंट लिखा, उतना सर काफी है। थोड़ा सा और नहीं सर मैं ऊपर लिखवाऊंगा उसमें, 4-5 पॉइंट लिखने हैं हमें अभी, ठीक है। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। Yes. सर हम सेंट्रियोली भी पढ़ेंगे क्या चीज? क्योंकि जो डीबीपीएस में सेंट्रियोली बहुत जगह यूज हो रहा है। चलो उस ठीक है, मैं आपको बता दूंगा क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, ठीक है।
मेरे को बता देना क्या क्या मैंने नहीं पढ़ा है, एक बार ना व्हाट्सएप कर सर देना मेरे को, एनिमल ठीक है? सेल जो माइटोकॉन्ड्रिया आपको के मेरा नीचे वाला दिखा दीजिए। देखो सुनो ये सब एनिमल सेल वाला दिखा दीजिए सर एक सुनो बार। बेटा, सुनो सुनो, एनिमल सेल वाला, ठीक है? सर आप क्या बता रहे थे? सर मैं ये कह रहा था कि जो मैंने टॉपिक छोड़ दिए हैं, आपको लगता है कि मैंने पढ़ाया नहीं है, तो उन टॉपिक की लिस्ट बना के मेरे को व्हाट्सअप कर देना, ठीक है? देन मैं उनके नोट्स बना के मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है? ओके सर। ओके। सर आप सर अपना नंबर आपने डाल जो दीजिए। 2 टाइप्स सर, के थोड़ा सा और प्लास्टिक्स नीचे कर बताए दो। थे वो वाला स्क्रॉल कर दीजिए प्लीज। देखो फ़ोन नंबर किसको चाहिए मेरा, ये रहा मेरा फ़ोन नंबर 989, ठीक है? दोबारा से 989 और 1280, ठीक है? सिंपल नंबर है, याद हो सर जाएगा। एक बार एटीपी की फुल फॉर्म बता दो। थोड़ा नीचे कर दो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है? देखो ऊपर नीचे मत करवाओ, ठीक है? ये रहा। सर एक बार लास्ट वो प्लास्टिक्स के जो आपने 2 टाइप्स बताए थे वो वाला स्क्रॉल कर सर दीजिए थोड़ा प्लीज। सा नीचे और कर दो सर, स्क्रीनशॉट लेना है बस। सर बस हो गया। ठीक है? एक्सक्यूज मी सर, सर आपने लाइजोसोम्स में ये नहीं बताया था कि उनको डिस्कवर किसने किया है, सर आप एक बार वो बता दीजिए प्लीज। लाइसोसोम्स को डिस्कवर किसने किया है, नहीं बताया मैंने? नो सर। कि लाइसोसोम्स को डिस्कवर मे बी उसने किया शायद, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने। वैक्यूल्स को भी उसने किया डिस्कवर। सर लाइसोसोम्स ने किया शायद। सर लाइसोसोम्स क्रिश्चियन लाइसोसोम्स मे बी क्रिस्टन ने नाम है उसका, क्रिस्टन ने, सॉरी क्रिश्चियन डेटी। हाँ क्रिस्टन ने नाम है। मुझे लगा कि ना बहुत सारी चीजें ना एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने डिस्कवर की है, जैसे वैक्यूल हो गया। क्रिस्टन डी ड्यूब। हाँ यस यस यस, ठीक है? चलो ठीक है बेटा, मुझे जाना है अपने हॉस्पिटल थोड़ा सा, बाय सर, गुड नाइट सर। ठीक है? तो नेक्स्ट गुड नाइट सर, गुड नाइट एवरीवन। Good night, sir. Thank you, sir.